Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss GPCR. Okay, now GPCR के हमने GPCR जो काम करता है, GPCR को काम करने की 3 स्टेज होता है। एक होता है एडेनिल साइक्लेज पाथवे, एक होता है आपका फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे एंड एक होता है आपका आयन चैनल रेगुलेशन। ठीक है, एंड मैं थोड़ा ये आपको बता देना चाहता हूँ, जो जीपीसीआर होता है वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। करेक्ट। नाउ आप सभी को पता है हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर के बना है? बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो मैं एक आज ड्रॉ करता हूँ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो थोड़ा स्ट्रक्चर मेरा इतना क्लियर नहीं है, इसे थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, ओके। सो नाउ ये जो मैंने ऐसे जो ड्रॉ किया है, ठीक है, मतलब ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला, ये जितने भी, तो दीज आर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7। सो दीज आर 7 अल्फा हेलिक्स। ठीक है, नाउ ये इधर क्या होगा, इधर आपका रिसेप्टर का बाइंडिंग साइट है। ठीक है, इधर आपका रिसेप्टर का बाइंड साइट है। नाउ ये इस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ठीक है, ऐसे सिग्नल का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ऐसे सिग्नल का ट्रांसफर होता है। एंड जब मैं बात करता था, यहाँ पर आपका जनरली क्या होता है, यहाँ पर आपका जी प्रोटीन जुड़ा हुआ है। तो जी प्रोटीन के साथ मैंने क्या बताया था कि जी अल्फा भी होता है एंड इसी के साथ बीटा भी होता है एंड इसी के साथ आपका गामा सब यूनिट भी जुड़ा होता है। जी प्रोटीन को इसीलिए कहा जाता है हेटेरोट्राइमेरिक। हेटेरोट्राइमेरिक कहने का क्या मतलब है, जी प्रोटीन को कहा जाता है हेटेरोट्राइमेरिक। हेटेरोट्राइमेरिक। हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, मतलब अलग अलग। ट्राइमेरिक मतलब क्या होता है, तीन। ट्राइमेरिक किसको डिनोटेड करेगा, तीन। सो जी प्रोटीन जो होता है वो 3 सब यूनिट होता है। ठीक है, 3 सब यूनिट होता है। एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, तीसरा होता है गामा। ठीक है, एंड ये जो अल्फा सब यूनिट के पास आपका जीटी पेज एक्टिविटी होता है। क्या होता है, जीटी पेज एक्टिविटी होता है। ये मैं बाद में बताऊंगा, जीटी पेज एक्टिविटी किसी और क्लास में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए जान लो जीटी पेज एक्टिविटी होता है। नाउ मैंने ये बताया था कि ये होता है आपका रिसेप्टर का बाइंडिंग साइट। नाउ ठीक है, नाउ जीपीसीआर को यहाँ पर जब तक कोई एगोनिस्ट हो गया या फिर कोई ड्रग मॉलिक्यूल हो गया या फिर कोई न्यूरोट्रांसमीटर लिगैंड जब तक बाइंड नहीं करेगा तब तक इस जी प्रोटीन के साथ अल्फा बीटा गामा यूनिट क्या होंगे, जुड़े होकर के रहेंगे। ठीक है, नाउ जैसे ही क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए कोई लिगैंड आकर के बाइंड किया। ठीक है, लिगैंड आकर के बाइंड किया एंड ये जो आपका 7 अल्फा हेलिक्स है ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपके सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैं सेल मेम्ब्रेन भी ड्रॉ कर, तो ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। तो इसी सेल मेम्ब्रेन, किसी दिन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी अच्छे से टॉपिक समझाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, नाउ जैसे ही लिगैंड इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, तो ड्रग जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तब क्या होता है, ड्रग रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है और आगे चल करके यही क्या करता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी प्रोड्यूस करता है। तो जैसे ही लिगैंड या फिर ड्रग या फिर न्यूरोट्रांसमीटर कुछ भी यहाँ पर जो बाइंड करेगा तो ये सिग्नलिंग ऐसे ऐसे चलेगा। नाउ ये जो जी प्रोटीन जो होता है वो जनरली प्रेजेंट कहाँ पर होता है, इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनर साइड ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीएम का मतलब प्रधानमंत्री नहीं समझे, समझना चाहिए। ठीक है, तो ये इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। नाउ जैसे ही ड्रग बाइंड किया तो ये जी प्रोटीन क्या हो जाएगा, जी प्रोटीन गेट्स एक्टिवेटेड।
नाउ जी प्रोटीन जैसे ही एक्टिवेटेड हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, ये जी अल्फा अलग हो जाएगा एंड जी बीटा गामा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जी अल्फा अलग हो जाएगा, जी बीटा गामा आपका अलग हो जाएगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे आयन चैनल रेगुलेशन। ठीक है, आयन चैनल रेगुलेशन। ये आयन चैनल रेगुलेशन पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा आपको ये चीज पुराना वीडियो, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो थोड़ा आज पढ़ा देता हूँ ताकि आपको रिकल हो जाएगा। ठीक है, नाउ मैं हाइड्रोलिसिस जीडीपी इसकी बात अब नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये बताया। जस्ट शॉर्ट में इसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ ये जो जी अल्फा होता है एक्चुअली इसी जी अल्फा के साथ क्या है, इस खास करके इसी अल्फा में जीटीपी एक्टिविटी होता है। एंड ये जो जी बीटा गामा होता है ये क्या करता है, डायरेक्ट आयन चैनल को रेगुलेशन करता है। या तो उसे ओपन करेगा या फिर उसे इनहिबिट कर देगा या फिर क्लोज कर देगा। ठीक है, कौन करेगा, जी बीटा गामा। इतनी बात क्लियर है ना। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर मैं इसे वाइप आउट कर रहा हूँ। ठीक है, वरना जगह नहीं मिलेगा ना। एक चीज आप हमेशा याद रखो, आपके जो जी प्रोटीन है, ठीक है, वो डिफरेंट यूनिट के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा जी स्टिमुलेटरी, जी प्रोटीन, जी का मतलब होता है गुआनाइन प्रोटीन, एस का मतलब होता है स्टिमुलेटरी। तो मैंने बताया था, ये भी मैंने बताया था, जीएस क्या करेगा, जीएस आपका एडेनिलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, एडेनिलिल साइक्लेज को क्या करेगा, एक्टिवेशन कराएगा। ठीक है, एंड और क्या करेगा, कैल्शियम चैनल का ओपनिंग होगा, कैल्शियम चैनल का ओपनिंग होगा। ठीक है, ऑलरेडी ये मैंने सारा बताया। ठीक है, लेकिन आज इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप आयन चैनल रेगुलेशन जब पढ़ाऊंगा तो चीजें अच्छे से ठीक हो जाएगा। नाउ जी इनहिबिटोरी का मतलब होता है एडेनिलिल साइक्लेज का क्या करेगा, इनहिबिशन कराएगा। तो इस क्षेत्र में आपके पोटासियम चैनल क्या होते हैं, ओपन होते हैं। पोटासियम चैनल क्या होते हैं, ओपन हो, ये बात आपने जाना होगा ना। एक होता है जी जीरो क्या करेगा, कैल्शियम चैनल का इनहिबिशन कराएगा, कैल्शियम चैनल का इनहिबिशन कराएगा। और एक होता है जी क्यू, ये क्या करेगा, फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे को क्या करेगा, एक्टिवेट कराएगा। इतनी बात क्लियर है, किसका क्या रोल है, बस आपको मैं थोड़ा रिमेम्बर कर दे रहा हूँ, थोड़ा याद कर रहा हूँ ताकि आपको जब मैं आयन चैनल रेगुलेशन पढ़ाऊंगा तब ये चीज आपको आपके दिमाग में अच्छे से याद आ जाए। ठीक है, नाउ ये देखो आयन चैनल रेगुलेशन क्या होता है। ठीक है, नाउ अच्छे से इस चीज को समझो। जैसे ही रिसेप्टर के साथ यहाँ पर रिसेप्टर साइट प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, ठीक है, एक होता है इनर साइड, एक होता है आउटर साइड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड में आपका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। जैसे ही ड्रग अपना बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ, वैसे ही क्या होगा, इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पर जी प्रोटीन गेट्स एक्टिवेटेड। नाउ ये जो जी प्रोटीन होता है ये एक्चुअली क्या करता है, आयन चैनल को रेगुलेट करता है। अब आप पूछोगे सर कैसे करता है, तो आओ बता। अब देखा मैंने इतना चीज जो आपको अभी रिमाइंड कर रहा था, अब आपको काम में आएगा। मैंने क्या बताया अभी कि जैसे ही रिसेप्टर के साथ कोई ड्रग या फिर कोई लिगांड या फिर कुछ भी बाइंड करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा, वैसे ही इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो जी प्रोटीन था वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। एंड उस एक्टिवेट होने के कारण आपको क्या होगा, ये जी प्रोटीन आयन चैनल को रेगुलेशन करेगा। एंड हमारे पास अगर स्पेसिफिक बात करेंगे वो कौन सा आयन चैनल को
रेगुलेट करेगा, तो वो पोटासियम को करेगा और किसको करेगा, कैल्शियम को भी करेगा। ना कैसे करेगा अब देखते हैं। ना देखो, जैसे ही कैल्शियम की अगर हम बात करेंगे तो कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम जनरली जब भी आता है कैल्शियम क्या करेगा, आपके हार्ट को, ठीक है ठीक है, तो ये जो जी प्रोटीन होता है, खास करके आपका जो जी बीटा एंड गामा जो सब यूनिट होता है, ठीक है, जो कि जी प्रोटीन के अंतर्गत आता है, ये डायरेक्ट क्या करेगा, आयन चैनल को, ये आयन चैनल को या तो ओपन कर सकता है या तो इसे इनिबिट करने का इसके अंदर कैपेबल है, ठीक है। नाउ ये कैसे करेगा, ये एक रिसेप्टर के माध्यम से करेगा। यहाँ पर रिसेप्टर जनरली क्या करते हैं, आयन चैनल को रेगुलेशन करते हैं। किसके माध्यम से, आपके जी प्रोटीन के माध्यम से। खास करके किसके माध्यम से, अगर जी प्रोटीन में अगर पूरा स्पेसिफिक जाएंगे तो जी बीटा गामा सब यूनिट के माध्यम से, क्योंकि जब जी प्रोटीन एक्टिवेटेड था तब जी अल्फा अलग हो गया था, जी बीटा गामा अलग हो गया था, एंड यही जी बीटा गामा आगे चल करके क्या करेंगे, आयन चैनल को भाई साहब रेगुलेशन करेंगे। समझ में आ रहा है इतनी कहानी मैं क्यों अब तक बता रहा हूँ, इसीलिए सर मैंने बता रहा हूँ। तो ये जो कैल्शियम चैनल है ये जनरली आपके कहाँ पर प्रेजेंट है, हार्ट एंड स्केलेटल मसल में प्रेजेंट है, तो स्केलेटल मसल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो कैल्शियम चैनल को ये क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। जैसे अगर कैल्शियम चैनल ओपन होगा तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा, और जैसे ही बढ़ जाएगा तो हार्ट में क्या इफेक्ट आएगा, आयोनोट्रोपिक इफेक्ट आएगा, आयोनोट्रोपिक इफेक्ट आएगा। आयोनोट्रोपिक इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। स्केलेटल मसल में क्या होगा, कंट्रैक्शन बढ़ जाएगा, कंट्रैक्शन अचीवमेंट होगा। आप ऐसे ऐसे करते हो ना, तो ये किसके कारण करते हो, जब कैल्शियम की एंट्री होता है, जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम, जब खास करके मैंने एक चीज आपको पढ़ाया था कि ये एक सेल हो गया, ये पोलैरिटी, ये आगे चल करके मैं बताऊंगा, है ऑलरेडी इसे कई बार मैंने बता चुका हूँ। पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, जब डीपोलराइजेशन पीक स्टेट में होता है तब जाकर के क्या होता है, कैल्शियम आयन एंट्री मारता है, एंड इसी कैल्शियम के आयन के चलते आपका कंट्रैक्शन प्रॉपर्टी आता है, ठीक है, कंट्रैक्शन प्रॉपर्टी आएगा। नाउ तो हार्ट में हमें क्या इफेक्ट मिलेगा, आयोनोट्रोपिक इफेक्ट मिलेगा, मतलब सीधी बात अगर मैं कहूँ तो कंट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ पर, स्केलेटल मसल में भी कंट्रैक्शन होगा। एंड अगर मैं और एक आयन की बात करूं, पोटासियम आयन, अच्छा, ये जो कैल्शियम आयन के साथ ये कांड हो रहा है, इसे कौन जी प्रोटीन करता है, अगर इसकी बात हम करेंगे तो इसे कौन करता है, जीएस करता है, मतलब स्टिमुलेटरी। तो जहां जीएस आगे चल करके मैं समझाऊंगा, ठीक है, जीएस जब कपलिंग करता है किसी रिसेप्टर के साथ तब कैल्शियम आयन की एंट्री होता है, तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। ये आगे चल करके समझाऊंगा, ठीक है। और एक होता है आपका पोटासियम आयन। पोटासियम आयन क्या करता है, पोटासियम आयन चैनल जब ओपन होता है, जब पोटासियम का आयन चैनल ओपन होता है तो इंट्रासेलुलर का जो पोटासियम आयन कंसेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में क्या होगा, पोटासियम आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो उस केस में आपका GI या फिर G0 ये क्या होता है, ये ऑन होने से आपके कहां पर, हार्ट में क्या होता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो हार्ट में क्या होगा, कंट्रैक्शन कम हो जाएगा, कंट्रैक्शन कम हो जाएगा। एंड अगर मैं बात करूं स्मूथ मसल का क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। स्मूथ मसल का क्या होगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। स्मूथ मसल जैसे कि आपका ब्लड वेसल अगर रिलैक्स हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगा।
अगर ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगा तो हमें हाई बीपी जो होता है, ठीक है, हाई बीपी से हमें क्या मिलेगा, राहत मिलेगा। क्योंकि ब्लड प्रेशर कब बढ़ता है, जब आपका ब्लड वेसल क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट होता है, तब हमें जाकर के हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या समझा, जब ये आपका GI या फिर G0 ये क्या करते हैं, पोटासियम चैनल को ओपन कर देते हैं। पोटासियम का इफ्लक्स होता है ना, पोटासियम का इफ्लक्स अगर होगा तो ये पोटासियम चैनल कहाँ पर प्रेजेंट है, आपके हार्ट में प्रेजेंट है, आपके स्मूथ मसल में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको कंट्रैक्शन कम हो जाएगा, स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन हो जाएगा, इससे आपका हाई बीपी कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। ठीक है, नाउ इसे जरा देख लो। आई होप आपने देख लिया होगा। सो मैं इसे अब वाइप आउट कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ ये थोड़ा गंदा दिखने लगा है। अच्छा, अब हम आयन चैनल रेगुलेशन को एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक टेबुलेशन के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था। अच्छा, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, उसे पढ़ने से पहले एक चीज आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, अगर बता रहा हूँ तो मान लीजिए ये हो गया हमारा एक सेल, करेक्ट। ठीक है ना, हमेशा याद रखना, सेल हमेशा अंदर से ज्यादा नेगेटिव, बाहर से क्या होता है सर, ज्यादा पॉजिटिव, करेक्ट। तो क्या मैं इसी स्थिति को ऐसे लिख सकता हूँ कि नेगेटिव आयन ज्यादा मात्रा में होता है पॉजिटिव आयन के कंपैरिजन में। देखो जरा इसे, हमेशा सेल का, ये हो गया सेल का अंदर वाला हिस्सा, जब सेल का अंदर वाला हिस्सा नेगेटिव, मोर नेगेटिव होता है, एंड सेल का बाहर वाला हिस्सा मोर पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर मैं M भी लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी M लिख रहा हूँ। ये मोर नेगेटिव, ये मोर पॉजिटिव। पहली चीज क्लियर है ना। तो आपको यहाँ पर क्या दिखने को मिल रहा है कि यहाँ पर दो अपोजिट चार्ज होते हैं, टू अपोजिट चार्ज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना। ये जो दो अपोजिट चार्ज है, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव आयन, एक होता है पॉजिटिव आयन, एक होता है कैटायन, एक होता है आनायन। तो इसी दो पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, पोलर। सर पोलर का मतलब होता है टू अपोजिट चार्जेस। आई बात समझ में, दुईटा अपोजिट चार्ज को हमें कौन कहिबा, पोलर। ओडिया है, ओके। दो अपोजिट चार्ज को हम क्या कह सकते हैं, पोलर कह सकते हैं ना। लेकिन सेल के अंदर आपका पोटासियम आयन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंड सेल के बाहर आपका क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन प्रेजेंट होता है। जब सेल इसी स्थिति में रहता है, इसी चीज को बोला जाता है पोलराइज्ड सेल। इसी स्थिति को क्या आप बोलोगे, पोलराइज्ड सेल। क्यों पोलराइज्ड बोलोगे, क्योंकि दो अपोजिट चार्ज है, अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव, सिंपल, कहानी खत्म। एंड इसी स्थिति को बोला जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब ये स्थिति कब आता है, जब आप रात को सो जाते हो, तब आपका बॉडी क्या करता है, रेस्ट करता है। तब जब आपका बॉडी रेस्ट करता है, तब आपका सेल के अंदर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। सेल के बाहर क्या होता है, पॉजिटिव। नाउ जैसे ही क्या होगा, दिन होगा, तो दिन जब होगा, सूर्यालोक से लाइट आएगा, तो लाइट एक प्रकार का क्या होता है, स्टिमुली होता है। तो ये आपको क्या कहेगा, अबे दिन हो गया, दिन हो, अब उठना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, उठोगे। अब जैसे ही उठोगे, यहाँ पर देखो स्थिति चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मोर नेगेटिव था, यहाँ पर मोर पॉजिटिव। यहाँ पर सेल के अंदर पोटासियम आयन था, ठीक है, एंड सेल के बाहर क्या था, सोडियम था। तो ये सोडियम क्या होगा, अंदर आएगा। आप मुझे बताओ, पहले पोटासियम एक पॉजिटिव आयन था, अब सोडियम आयन आ गया, लेकिन इसी स्थिति में आपका जो इनसाइड ऑफ द सेल स्टिल मोर नेगेटिव एज कंपैरिजन टू पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। अच्छा,
ये कैसे कैसे होता है? सुबह सुबह, मतलब जब आप कोई इंटेंस काम नहीं करते हो। लेकिन जैसे मान लीजिए एक कोई बहुत ज्यादा स्टिमुली की वक्त आ गया एग्जाम टाइम में, आप साल भर जो पढ़ाई करते हो उस वक्त हल्का फुल्का लेक्चर अटेंड करते हो, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई करते हो। लेकिन जब एग्जाम नजदीक आ जाता है तब आप क्या करते हो? भाई पढ़ेंगे 7-8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, दिन रात उजागर रह जाएंगे। तो उस वक्त क्या होगा? हमें ज्यादा पॉजिटिव आयन की जरूरत है। अच्छा, इसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे? इसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? डीपोलराइज्ड स्टेट। डीपोलराइज्ड मतलब पोलरिटी ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया नहीं? अरे अंदर में नेगेटिव ज्यादा था, अब सोडियम आयन एंट्री मार गया तो पोलरिटी ब्रेक हो गया। ठीक है। नाउ जैसे ही एग्जाम टाइम आ गया, एग्जाम टाइम जैसे ही आ गया उस वक्त क्या होगा? आप ज्यादा मेहनत करोगे। अब ज्यादा मेहनत अगर करोगे, इनसाइड मोर नेगेटिव था, आउटसाइड मोर पॉजिटिव था, लेकिन बाहर आपका कैल्शियम आयन भी तो था। कैल्शियम आयन भी था। कैल्शियम आयन हर जगह में रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पर रहेगा, क्लोराइड भी रहेगी। ठीक है। और यहाँ पर भी वही सेम चीज है, यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, वरना कोई नया बंदा होगा उसको पता भी नहीं। ठीक है। और यहाँ पर आपका पोटेशियम प्रेजेंट है। ठीक है ना। मैंने क्या किया कि आप एक एज्यूम करो एक परिस्थिति, जब आपका एग्जाम टाइम आ जाता है तो आप क्या करते हो? 7-8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा पढ़ते हो। ठीक है। जब 1 मंथ नजदीक आ जाता है तो उस वक्त आपको ज्यादा प्रिपरेशन करना है। तो ज्यादा प्रिपरेशन मतलब ज्यादा एक्शन पोटेंशियल के साथ काम करोगे। तो उस वक्त क्या एंट्री मारेगा? कैल्शियम आयन। अब अंदर से क्या था? पोटेशियम था, सोडियम था, अब आ जाएगा कैल्शियम। अब इसी स्थिति में मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल, मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? जनरेट होता है। अब इसका कोई स्थिति नहीं, सिर्फ इसी वक्त हम क्या करते हैं? जब कैल्शियम आयन आ जाता है हम ज्यादा काम करने लगते ना। उसके बाद अब क्या आएगा? भाई आपने बहुत पढ़ लिया है, अब आप क्या करोगे? अब आपको थकान भी तो लगेगा भाई, दिन रात पढ़ पढ़ के दिमाग फ्राई हो गया होगा। अब आप क्या करोगे? थोड़ा सो जाओगे। ठीक है। तो थोड़ा सोने के लिए सेल को भी तो रेस्ट चाहिए। तो मैंने क्या बताया था? बाहर क्लोराइड आयन भी प्रेजेंट है जो कि एक नेगेटिव आयन है। तो क्लोराइड आयन क्या करेगा? एंट्री मारेगा सेल के अंदर। तो क्लोराइड आयन जैसे ही एंट्री मारेगा एट द सेम टाइम ये कैल्शियम फैल्शियम ये जितने भी चैनल ये बंद हो जाए, क्योंकि ये अगर आने लगेंगे तो फिर आप काम नहीं करोगे, तो ये पहले बंद हो जाएंगे। ठीक है। तो अंदर से पहले क्या था? आप नेगेटिव था, अब ये नेगेटिव आयन और आ गया, तो अब इसी स्थिति को बोला जाता है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन। अब इसका स्थिति कैसे होता है? इनसाइड ऑफ द सेल इज मोर नेगेटिव कंपेयर टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। तो आउटसाइड सेल में क्या होगा? अगर इस स्थिति को मैं चूज करूंगा, ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ना, ये किसके लिए लिखा है? इनसाइड सेल के लिए। ठीक है, इनसाइड सेल के लिए। और यहाँ पर जो भी मेंशन मैंने किया ये सब इनसाइड है। ठीक है, यहाँ भी आपका इनसाइड है, ये सब इनसाइड है। ठीक है। तो इनसाइड सेल क्या है? ज्यादा नेगेटिव, पॉजिटिव की आयन की मात्रा कम है, क्योंकि कैल्शियम आयन की बंद हो गया ना। ठीक है ना। इसी स्थिति को कहा जाता है रीपोलराइजेशन। भाई रीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? अगेन पोलराइजेशन। आप अच्छे से याद करो, आप जब कोई एग्जाम देते, मतलब 10th का एग्जाम देते हो, तो मान लीजिए आपको फिर से क्रॉस चेकिंग करना है, या फिर आपको कोई गलत मार्क अगर दिया गया है, तो आप क्या करते हो? एक बार री इवेलुएट हुआ था तो आप दूसरी बार क्या करते हो? री इवेलुएट करते हो। तो वहां पर री वर्ड आ रहा है, तो री का मतलब क्या होता है? अगेन। एंड पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? अगेन। पोलराइजेशन का मतलब होता है पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? कि सेल अंदर से ज्यादा नेगेटिव रह जाएगा एंड बाहर से ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। आप मुझे बताओ, रीपोलराइजेशन की स्थिति जो है, क्या पोलराइज्ड सेल की स्थिति में वैसे नहीं है क्या? एग्जैक्टली सेम। तो इसीलिए इसको बोला जाएगा रीपोलराइजेशन। लेकिन उसके बाद एक और स्टेप आता है हाइपर रीपोलराइजेशन का। ठीक है। उस स्थिति में क्या होता है? मान लीजिए ये हो गया आपका सेल,
तो मैंने क्या बताया था कि सेल भले ही अंदर से ज्यादा नेगेटिव हमेशा रहती है एंड बाहर ज्यादा पॉजिटिव हमेशा रहती है, लेकिन ये जो पोटासियम आयन होता है ना, एक समय आता है ये पोटासियम आयन चैनल क्या होता है, ओपन हो जाता है, तो इससे क्या बाहर जाएगा, पोटासियम आयन बाहर जाएगा ना। कुछ थोड़ा बहुत जो पॉजिटिव आयन इधर था, ये पोटासियम का क्या होता है, बाहर जाने को, हमेशा याद रखो बाहर जाने को हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज इफ्लक्स। एंड कमिंग जो इनवर्ड जो होता है, इन को हम बोलते हैं इनफ्लक्स। कोई आयन सेल के अंदर आएगा उसके लिए इनफ्लक्स, कोई आयन सेल से बाहर जाएगा उसके लिए इफ्लक्स वर्ड हम यूज करते। तो पोटासियम अगर बाहर जाएगा, सेल से बाहर जाएगा, तो आप मुझे बताओ सेल पहले से हर स्थिति में जनरली सेल हमेशा इनसाइड मोर नेगेटिव होता है ना। जो बचा कुछा जो आपका पॉजिटिव आयन था, अब वो पॉजिटिव आयन बाहर चला गया है ना। पॉजिटिव आयन अगर बाहर चला जाएगा तो अंदर सेल की स्थिति, इनसाइड ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, इनसाइड ऑफ अ सेल क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एंड मोर के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हाइपर। लेस के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हाइपो। तो सेल अभी क्या है, मोर नेगेटिव अंदर से है, तो हाइपर पोलराइजेशन। करेक्ट, कुछ गलत तो मैंने लिखा नहीं है ना भाई। सेल अंदर से ज्यादा नेगेटिव, बाहर से ज्यादा पॉजिटिव, तो अब ज्यादा नेगेटिव अगर हो गया तो इसके लिए हाइपर वर्ड यूज किया। एंड पोलराइजेशन मतलब क्या होता है, सेम ही होता है, मतलब टू अपोजिट चार्जेस, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, तो इसके लिए पोलराइजेशन। ज्यादा होने के लिए हम ज्यादा लिखेंगे, हाइपर लिखेंगे। करेक्ट। नाउ इसी स्थिति में हमेशा याद रखो जो इनसाइड ऑफ द सेल, इनसाइड सेल ये अब ज्यादा नेगेटिव, आउटसाइड की स्थिति क्या है, ज्यादा पॉजिटिव। चलेगा, आउटसाइड क्या है, ज्यादा पॉजिटिव। यहाँ तक बात क्लियर है ना। अब आपको मैं जो समझाना चाहूंगा, आई होप आप उसे ज्यादा अच्छे से कोप अप कर पाएंगे। ये बात आपने भली बात ही समझ लिया ना। अब देखेंगे जो आयन चैनल जो रेगुलेशन होता है, ये आयन चैनल को पहले कौन रेगुलेट करता है, ये पहले जानना। हमेशा याद रखो आयन चैनल को कौन करते हैं रेगुलेट, रिसेप्टर करते हैं। क्लियर, आयन चैनल को रिसेप्टर रेगुलेट करते, लेकिन रिसेप्टर जो रेगुलेट करते हैं वो किसी ना किसी माध्यम से करते हैं। तो वो किसके माध्यम से करते हैं, जी प्रोटीन के माध्यम से। मतलब यही जी प्रोटीन क्या करेगा, आयन चैनल को क्या करेगा, या तो ओपन करेगा या फिर इनहिबिट करेगा। क्लियर। एंड अगर जी प्रोटीन की बात करेंगे, वो कौन सा जी प्रोटीन, तो आपका जी बीटा गामा सॉर्बिल, यही करेंगे। अच्छे से देख लो। क्लियर, कंसेप्ट को क्लियर करो, कोई भी एग्जाम हो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि एक बार कंसेप्ट के ऊपर अगर हमारा कमांड हो गया तो दुनिया की ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो हमें रोक सकता है। क्लियर। नाउ आयन चैनल की अगर रेगुलेशन करेंगे तो इसका मतलब अब जब हम पढ़ेंगे वो क्या चीज पढ़ेंगे, रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे। एंड वो कौन सा, एक होता है आपका ओके, इस तरह से आप समझ नहीं पाओगे। नाउ मैंने पहले क्या बताया था कि कैल्शियम आयन, ठीक है, कैल्शियम जो आयन होता है, जब आयन चैनल थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, मैंने क्या समझाया था कि या तो कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स होगा या फिर कैल्शियम चैनल इनहिबिट हो जाएगा, जिसके कारण इंट्रासेलुलर कैल्शियम क्या होगा, कम हो जाएगा। हमारे पास कितने स्थिति आ रहा है, एक तो कैल्शियम आयन का जो कंसेंट्रेशन वो सेल के अंदर बढ़ेगा, तो बढ़ने के लिए हम ये यूज करेंगे। एक तो कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन का घटेगा, या फिर पोटासियम आयन का इफ्लक्स होगा। ठीक है, ये तीन स्थिति होगा, मैंने अभी बताया था, अच्छे से वीडियो देखना, मैंने बताया। ठीक है, तो इधर कैल्शियम आयन को हम क्या करेंगे, ये
अपवर्ड एरो मार्क देंगे। इस अपवर्ड एरो मार्क का मतलब क्या है कि कैल्शियम का इनफ्लक्स हो रहा है। कहाँ इनफ्लक्स हो रहा है? सेल के अंदर। अच्छा, जब सेल के अंदर होगा तो आप मुझे बताओ, इसके लिए भाई कैल्शियम ये एक चैनल है, कैल्शियम एक आयन चैनल है, तो ये आयन चैनल को कोई रिसेप्टर क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। तो कौन सा रिसेप्टर इसे रेगुलेट करता है कैल्शियम चैनल को? तो आपका उत्तर आएगा बीटा एड्रेनर्जिक। क्लियर? बीटा एड्रेनर्जिक। ये बीटा एड्रेनर्जिक क्या है? एक रिसेप्टर है। तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ आर। आर का मतलब है रिसेप्टर। ठीक है ना? ये जो, अच्छा एक चीज बता दे रहा हूँ, ये जो बीटा एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर होते हैं, ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके हार्ट में एंड आपके स्केलेटल मसल में। क्लियर सर? देख लो। नाउ अगर हम बात करेंगे, थोड़ा मैं आपको, अच्छा ये चीज मैं मेंशन कर दूं, उसके बाद हम चलेंगे ना। सेकंड हम क्या देखेंगे? सेकंड में हम देखेंगे कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन डिक्रीज भी तो होगा ना भाई। ऐसा तो नहीं आप हमेशा मतलब एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद जब एग्जाम दोगे तब क्या होगा? कैल्शियम आयन आपके हर एक सेल में जाएगा, तो आप ज्यादा पढ़ाई करोगे, ज्यादा लिखाई करोगे। ठीक है, एक वक्त आएगा आप सो जाओगे भाई, थकोगे भाई। ज्यादा काम करने के बाद कौन सा स्थिति आता है? शरीर को थकान महसूस होता है। जैसे ही शरीर को थकान महसूस होता है तब कैल्शियम चैनल क्या होता है? बंद होता है। कैल्शियम चैनल अगर बंद हो जाएगा तो क्या इंट्रासेलुलर जो कैल्शियम का लेवल होता है वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा ना। जैसे ही कैल्शियम का कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा तो इसी कैल्शियम को कुछ रिसेप्टर होंगे जो इसी कैल्शियम आयन चैनल को रेगुलेट करेंगे। तो वो कौन करेंगे? एक होता है एडेनोजाइन A1। ठीक है, ये A1 है। ठीक है, एडेनोजाइन A1। एक होता है आपका गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड B। ठीक है, गाबा के दो रिसेप्टर होते हैं, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड A एंड गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड B। तो गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड क्या करेगा? कैल्शियम को चैनल को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, एंड एक होता है आपका डोपामाइन D2। डोपामाइन D2। तो डोपामाइन D2 भी आपका क्या होता है? डोपामाइन का दो रिसेप्टर होता है, डोपामिन 1 डोपामिन 2। तो डोपामिन 1 को डोपामिन 1 डोपामिन 2, तो डोपामिन D1 D2। ठीक है, एंड और क्या क्या हो गए? सोमाटोस्टैटिन। सोमाटोस्टैटिन ये भी एक रिसेप्टर है जो क्या करेगा? कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करेगा। नाउ और एक होता है आपका, अगर देखा जाएगा, ओपियोइड रिसेप्टर। ओपियोइड रिसेप्टर। नाउ ओपियोइड रिसेप्टर का कौन सा रिसेप्टर? काप्पा रिसेप्टर। ओपियोइड के पास आपका 3 रिसेप्टर होता है, अल्फा रिसेप्टर, अल्फा रिसेप्टर बोल रहा हूँ, म्यू रिसेप्टर, डेल्टा रिसेप्टर, काप्पा रिसेप्टर। ठीक है, आगे चल करके बताएंगे। नाउ और एक होता है आपका पोटासियम का इफ्लक्स होना। देखो यहाँ पर अच्छे से देखो, यहाँ पर मैंने कैल्शियम में अपवर्ड एरो मारा, इसका मतलब कैल्शियम का इनफ्लक्स हो रहा है। इनफ्लक्स का मतलब होता है इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन इस केस में भी देखो, यहाँ पर मैंने आपका अपवर्ड डायरेक्शन दिया है, अपवर्ड एरो दे रहा है। इसका मतलब इनफ्लक्स नहीं, इसका मतलब इफ्लक्स होता है। क्या होता है? इफ्लक्स होता है ना। मुझे बताओ, पोटासियम का जब इफ्लक्स होता है उस वक्त कौन सा कंडीशन आ रहा था? हाइपर रिपोलराइजेशन। क्या होता था? हाइपर रिपोलराइजेशन। तो यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ, हाइपर रिपोलराइजेशन मतलब सेल अब ज्यादा नेगेटिव हो चुका है। अराउंड कितना? -80 से लेकर के 90 मिलीवोल्ट। रिपोलराइजेशन में कितना होता है? मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, नाउ
पोटासियम का जब इफ्लक्स हो जाएगा तो सेल अंदर से क्या होगा, मोर नेगेटिव, बाहर क्या होगा, मोर पॉजिटिव। तो अगर मोर नेगेटिव होगा तो इस केस को बोला जाएगा हाइपर रिपोलराइजेशन। करेक्ट सर, अभी अभी मैंने बताया ना। ये जो पोटासियम आयन का जो इफ्लक्स होगा, इसका मतलब इसे कुछ ना कुछ रिसेप्टर कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो वो कौन सा रिसेप्टर है जो पोटासियम आयन की इफ्लक्स करेंगे, कौन करेंगे, सिंपली लिखो एडेनोजाइन A1, उसके बाद आपका गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड आपका B, उसके बाद आपका डोपामाइन 2 या फिर इसे बोला जाता है D2, ठीक है। और एक होता है आपका ओपियाइड रिसेप्टर। ओपियाइड रिसेप्टर में आपका कौन सा, म्यू रिसेप्टर, एंड एक होता है आपका डेल्टा रिसेप्टर। ये म्यू रिसेप्टर, ये हो गया आपका म्यू रिसेप्टर, ये हो गया आपका डेल्टा रिसेप्टर। दीज आर द साइन टू इंडिकेट म्यू एंड डेल्टा एज वेल, ठीक है ना। और एक होता है आपका, जैसे कि अगर हम बात करेंगे, और एक कौन सा होता है 5HT1A, ठीक है। 5HT को बोला जाता है सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है, या इसे सेरोटोनिन रिसेप्टर भी बोला जाता है। तो हमारे पास सेरोटोनिन रिसेप्टर का कितना टाइप है, 7 टाइप होता है। 5HT1, 5HT2, 5HT3, 5HT4, 5HT5, 5HT6, 5HT7, ठीक है। तो 5HT1A क्या करता है, पोटासियम इफ्लक्स करता है, मतलब पोटासियम चैनल को रेगुलेट करता है, ठीक है। नाउ 5HT1 तो 1 2 3 4 5 हो गए हमारे। और एक होता है एड्रेनर्जिक अल्फा 2, एड्रेनर्जिक अल्फा 2 रिसेप्टर। ये भी क्या करेगा, पोटासियम चैनल को इफ्लक्स करेगा, करेक्ट। नाउ और एक होता है 1 2 3 4 5 6, और एक होता है एडेनोजाइन A1, गाबा B, डोपामाइन D2, ओपियोइड का म्यू डेल्टा, डोपामिन करेक्ट, डोपामिन D, 5HT1A, एड्रेनर्जिक का अल्फा 2। हाँ, और एक चीज आ जाएगा आपका मस्कारेनिक M2, मस्कारेनिक M2। तो मस्कारेनिक के पास, मस्कारेनिक में आपके 5 रिसेप्टर होते हैं, 5 सब टाइप होता है, M1, M2, M3, M4, M5, ठीक है। तो इसे जरा ध्यान से थोड़ा लिख लो और उसके बाद मैं उसे वाइप आउट कर दूंगा। क्लियर ना, इसे वाइप आउट करते हैं। अच्छा, आपने आज के जितने भी टॉपिक है ना, ये ऑलरेडी मैंने खत्म कर ही दिया है, अब कुछ बचा नहीं। आयन चैनल रेगुलेशन आपका खत्म हो चुका है। तो मैं आज एक खुशी मन से कह सकता हूँ, आपके मैंने जो जीपीसीआर है, जीपीसीआर को मैंने टोटली खत्म कर दिया है। जीपीसीआर खत्म हो गया, मेरे हिसाब से खत्म हो गया है ना। जो बचा कुछा जो थोड़ा बहुत मैंने जो टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी मैंने थोड़ा आपको नहीं समझा है, ठीक है ना। ये जो जीपीसीआर का जो लेक्चर है, मैंने इसे बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल पर ऑलरेडी कवर कर दिया है। एडवांस लेवल कवर नहीं है, लेकिन बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल ऑलरेडी कवर कर दिया है। आयन चैनल रेगुलेशन आज ही खत्म हो गया, तो जीपीसीआर को मैं मतलब मानता हूँ पूरा खत्म हो गया। सिर्फ अगर हमें किसी चीज को पढ़ना है जो थोड़ा बहुत वर्ड पावर होंगे, जैसे कि जीटी पेज एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, ये सब जो थोड़ा बहुत जो टॉपिक है, सिर्फ यही रह गया है, वरना सारे चैप्टर खत्म हो गए जीपीसीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। आपको एक चीज जानना है, एक होता है रिसेप्टर, एक होता है आपका रिसेप्टर, एंड एक होता है उसका कपलर। अगर आप इसी चीज को नहीं जानेंगे तो आप जीपीसीआर को कभी समझ नहीं पाएंगे। जैसे जैसे मैं बताऊंगा, वैसे वैसे आपको ये चीज समझ में आएगी कि मैं बोल क्या रहा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूं मस्कारेनिक M2 की रिसेप्टर, मस्कारेनिक M2 रिसेप्टर की अगर मैं बात करूंगा, तो हमेशा ध्यान रखो मस्कारेनिक M2 जो रिसेप्टर होता है, उसका कपलर कौन होता है, उसका कपलर होता है
आपका जी आई या फिर जी जीरो, इसे प्रोनाउंस किया जाता है जी जीरो, ठीक है, जी आई जी जीरो, ठीक है। नाउ और एक होता है मस्कारेनिक, मस्कारेनिक आपका M1 एंड M3, ये किसके साथ कपलिंग करता है, जी क्यू के साथ कपलिंग करता है। भाई साहब क्लियर है। नाउ मैंने क्या बताया था, जी क्यू के साथ प्रीवियसली क्या बताया था कि जी क्यू के साथ जो भी कपलिंग करेगा वो कौन सा पाथवे को एक्टिवेट करेगा, फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे को एक्टिवेट करेगा, करेक्ट। जीआई के साथ जो कपलिंग करेगा वो किसको एक्टिवेट, वो किसको इनिबिट करेगा, एडेनिलिल साइक्लेज पाथवे को इनिबिट करेगा। और क्या करेगा, पोटासियम आयन का क्या करेगा, बाहर भेजेगा, पोटासियम आयन चैनल को क्या करेगा, ओपन कर देगा, पोटासियम आयन चैनल को ओपन करेगा। नाउ ये जो जी जीरो होता है ये क्या करेगा, कैल्शियम चैनल को इनिबिट कर देगा। अब सारे टॉपिक जुड़ रहे हो एक दूसरे के साथ, कनेक्ट हो रहा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। और एक होता है हमारे पास एड्रेनर्जिक, ठीक है, एड्रेनर्जिक आपका अल्फा वन, ये एड्रेनर्जिक अल्फा वन किसके साथ कपलिंग करता है, जी क्यू के साथ कपलिंग करता है। तो एड्रेनर्जिक के पास और भी रिसेप्टर है, एड्रेनर्जिक अल्फा टू, ये किसके साथ कपलिंग करेगा, जी आई के साथ, जी ओ के साथ, जी ओ सॉरी जी ओ बोलना, जी जीरो, ठीक है, जी जीरो के साथ कपलिंग करेगा। और कौन है, मस्कारेनिक हो गया। और एक होता है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर किसके साथ कपलिंग करेगा, जी एस के साथ कपलिंग करेगा। जी आई का मतलब होता है जी इनिबिटोरी, मतलब गुआनाइन प्रोटीन का इनिबिटोरी, जी एस मतलब जी स्टिमुलेटरी, एंड जी क्यू तो जी क्यू है, ठीक है, आगे चल करके देखेंगे भी ना। और किसके साथ, आपका डोपामाइन का D2, डोपामाइन का जो D2 होता है वो किसके साथ कपलिंग करेगा, जी आई के साथ, जी जीरो के साथ, ठीक है, जी जीरो के साथ। उसी तरह से अगर 7 नंबर पर देखेंगे, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड का जो बी होता है वो किसके साथ कपलिंग करेगा, जी आई के साथ, जी जीरो के साथ, ठीक है ना। और एक चीज होता है आपका आपका सेरोटोनिन, सेरोटोनिन 5HT1, 5HT1 ये किसके साथ कपलिंग करेगा, ये करेगा जी आई के साथ, जी जीरो के साथ। अब देखो मैं क्या आपको समझाऊंगा, आप इधर देखो मस्कारिनिक का M2 जी आई के साथ, जी जीरो के साथ कपलिंग कर रहा है, एंड यहाँ पर देखो एक जी एड्रेनर्जिक का जो अल्फा वन होता है वो जी क्यू के साथ कपलिंग करता है, करेक्ट। नाउ एक चीज दिमाग में हमेशा याद रखो, जब भी वन आता है तो वो जी क्यू के साथ कपलिंग करता है, एंड जैसे ही यहाँ पर देखो एड्रेनर्जिक का अल्फा टू आ गया, तो टू को देखो, तो टू जब आएगा इसका मतलब जी आई के साथ, जी जीरो के साथ कपलिंग होता है। यहाँ पर भी देखो मस्कारिनिक का M2 टू आ गया, तो टू का मतलब होता है जी आई के साथ, जी जीरो के साथ कपलिंग करेगा। लेकिन अब इधर आ जाओ, सेरोटोनिन का जो 5HT1 इधर 1 आ गया, तो 1 अगर आ गया तो 1 के हिसाब से ये जी क्यू के साथ करना चाहिए। देखो कैसे याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ, 1 अगर आ गया तो जी क्यू के साथ करना चाहिए, क्योंकि इधर 1 था तो जी क्यू के साथ उसे करना चाहिए था। लेकिन इधर 1 इस क्षेत्र में गड़बड़ी हो जाएगी, सिर्फ यही जगह पर आपको इसे याद रखना है कि इसे 1 होते हुए भी जी आई के एंड जी जीरो के साथ कपलिंग करेगा, करेक्ट ना। उसके बाद और एक होता है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन 5HT2 रिसेप्टर, ठीक है, तो ये किसके साथ कपलिंग करेगा, जी क्यू के साथ कपलिंग करेगा, ठीक है, जी क्यू के साथ कपलिंग करेगा। और 10th नंबर पर आपका होता है प्रोस्टानॉइड रिसेप्टर, ठीक है, प्रोस्टानॉइड रिसेप्टर, ये किसके साथ कपलिंग करेगा, जीएस के साथ करेगा, जीआई के साथ करेगा,
GQ के साथ करेगा, ये तीनों के साथ कपलिंग करेगा। तो GS के साथ जब कपलिंग करेगा तो कैल्शियम चैनल ओपन होगा, एडेनिल साइक्लेज पाथवे एक्टिवेट होगा। GI के साथ जब करेगा तो एडेनिल साइक्लेज का इनहिबिशन होगा एंड एट द सेम टाइम पोटेशियम चैनल को ओपनिंग होगा। GQ को अगर करेगा तो फॉस्फोलाइपेज C पाथवे एक्टिवेट होगा, मतलब कैल्शियम एंट्री मारेगा। करेक्ट। नाउ 11th नंबर पर अगर हम देखेंगे, आपके जितने भी हिस्टामिन रिलेटेड रिसेप्टर है, खास करके हिस्टामिन का H2 रिसेप्टर जो होता है, हिस्टामिन के पास 4 रिसेप्टर होता है, H1, H2, H3, H4। हिस्टामिन H1, हिस्टामिन H2, हिस्टामिन H3, हिस्टामिन H4। तो हिस्टामिन H2 जो होता है वो GS के साथ कपलिंग करेगा, मतलब एडेनिल साइक्लेज का एक्टिवेशन, कैल्शियम चैनल का ओपनिंग। तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट मिलेगा, कंट्रैक्शन, खत्म। और एक चीज बताता हूँ, हिस्टामिन H2 रिसेप्टर GS के साथ कपलिंग करेगा। और अगर हम देखेंगे ट्रिप्टोफैन, एक होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, उसका शायद नाम ट्रिप्टोफैन या कुछ है, थोड़ा याद नहीं आ रहा है। वो भी आपके GS के साथ कपलिंग करेगा, ठीक है, GS के साथ कपलिंग करेगा। और क्या क्या है साहब जी, और अगर बात करेंगे तो 13 नंबर पर आपका आ जाएगा ग्लूकागॉन रिसेप्टर। ये ग्लूकागॉन रिसेप्टर किसके साथ कपलिंग करेगा, GS के साथ कपलिंग करेगा। 14 नंबर पर अगर हम देखेंगे तो आपके जो सेरोटोनिर्जिक जो रिसेप्टर होता है 5HT4 से लेकर के 7 तक, मतलब 5HT4, 5HT5, 5HT6, 5HT7। तो ये क्या करेंगे, ये भी GS के साथ कपलिंग करेंगे, हमेशा याद रखो। तो हमारा जो सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर होता है, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, हमारा जो सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर होता है, सेरोटोनिन सेरोटोनिन जो रिसेप्टर होता है उसका 7 टाइप आता है, ठीक है, 7 टाइप होता है। हमेशा याद रखो, जो 5HT3 होता है ये आपका लिगैंड गेटेड आयन चैनल को अंडर में आता है, मतलब लिगैंड गेटेड आयन चैनल के अंडर आपका 5HT3 आएगा। एंड अब मैक्सिमम बाकी जितने भी रिसेप्टर है, मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर आर GPCR, ठीक है, ये जितने भी चीज GPCR है, ठीक है। नाउ एक चीज मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, आपके जितने भी एड्रेनर्जिक जो ड्रग होते हैं, ठीक है, एड्रेनर्जिक जो ड्रग होते हैं, एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर होते हैं, वो आपके जनरली कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, ये आपको थोड़ा बहुत आज बता दे रहा हूँ। वैसे उसको मैं अलग से उसका चैप्टर आ रहा है, लेकिन क्योंकि आज हमने ये चीज देखा है इसलिए बोल रहा हूँ। आपका जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर सारा आपका होता है, ये जनरली 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, एक होता है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। नाउ ये जो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ये 2 टाइप का पुनर्वार है। एक होता है आपका अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, एक होता है अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। उसी तरह से आपके जो बीटा रिसेप्टर होता है वो आपका क्या होता है, एक होता है बीटा 1, एक होता है बीटा 2, एक होता है बीटा 3, ठीक है। तो बीटा रिसेप्टर 3 टाइप के होते हैं, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर 2 टाइप के होते हैं। अगर हम इसकी और सब टाइप देखेंगे तो हमारे पास अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का 3 और सब टाइप होता है। एक होता है अल्फा 1A, एक होता है अल्फा 1B एंड एक होता है अल्फा 1D शायद, ठीक है, थोड़ा देख लेना, आई थिंक D होगा। एंड एक होता है अल्फा, ये हो गया अल्फा का, ठीक है, जरा देख लो। तो ऐसे इसको कैसे याद रखोगे, देखो हर जगह में अल्फा 1 कॉमन है, तो इसको याद करने का सिंपली ट्रिक है, अल्फा 1 मेरा कॉमन आ रहा है, बाकी चीजें क्या हो गया ABD, ठीक। नाउ अल्फा 2 में क्या आएगा, अल्फा 2 भी आपका 3 टाइप होता है, अल्फा 3 भी आपका 3 टाइप होता है। एक होता है अल्फा 2A, एक होता है अल्फा 2B, एक होता है अल्फा 2 आपका C, ठीक है।
3 टाइप होता है। मतलब जैसे अल्फा 1 का 3 सब टाइप होता है, वैसे अल्फा 2 का भी 3 सब टाइप है। कैसे याद रखोगे? अल्फा 2 आपका ए बी सी, अल्फा 2 आपका कॉमन हो गया, ए बी सी सिर्फ अलग, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर ए बी डी, एंड बीटा 1 के कोई सब टाइप नहीं है। बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 ये जैसा है वैसा। गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड जो होता है वो तो आपका 2 होता है, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड ए एंड गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड बी, एंड एक होता है डोपामिन का D1 रिसेप्टर, एक होता है डोपामिन का D2 रिसेप्टर। करेक्ट। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।